कल देर रात हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हेडगेवार हॉस्पिटल में तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब एक आदमी स्टैब इंजरीज़ के साथ एडमिट हुआ है और काफ़ी क्रिटिकल हालत में है। सब्सिक्वेंटली एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई। उसकी आइडेंटिफिकेशन कपिल जो कि 35 इयर्स का है और जगतपुरी का रहने वाला है के तौर पे हुई थी। उसकी डेथ पे इमिजिएटली हमने मर्डर का केस रजिस्टर किया और इन्वेस्टिगेशन टेकअप की। लोकल इंटेलिजेंस और बाकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने एक सीसीएल को एप्रीहेंड किया है जिसने हमें बताया कि 1 महीने पहले उसकी मदर की डेथ हुई थी और उनकी फैमिली को शक था कि शायद कपिल की वजह से ही उनकी मदर की डेथ हुई है, जिसके एवज में वो उनसे रिवेंज लेना चाहते थे और इसलिए उन्होंने कपिल को चाकू मार के उनकी हत्या कर दी। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को और सुबह से ही हमारे भाजपा से हमारे सांसद जी सुबह 8 बजे से और लास्ट तक यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपने जोन के सभी काउंसलर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसी के साथ अब जो स्टैंडिंग कमेटी बनकर जा रही है तो 2 साल से जो काउंसलर्स अपनी समस्याओं को लेकर फंड के लिए जगह जगह भटकते रहते हैं और दिल्ली देहात से नरेला जोन सबसे ग्रामीण क्षेत्र है, तो हम अपनी समस्याओं को ज्यादा से ज्यादा स्टैंडिंग कमेटी में उठा पाएंगे और स्टैंडिंग कमेटी के जरिए फंड के जरिए हम अपने दिल्ली देहात का विकास कर पाएंगे। श्री योगेंद्र चंदोलिया जी को, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और सभी मेरे नरेला जोन के पार्षदों को बस इतना ही कहना चाहती हूँ। सैलरीज नहीं मिली है, किस तरह से आप पूरा फाइनेंस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश से? कितना बजट होता है सैलरीज और पेंशन? देखिए, हिमाचल प्रदेश में पूरे देश के पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में अगर हम देखें तो कर्मचारी सभी राज्यों से ज्यादा अगर किसी राज्य में है तो वो हिमाचल प्रदेश में है पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में। और ऐसी सूरत में इस बात को हमको मान करके चलना चाहिए, जो बजट में हमारे जो प्रोविजन रहते हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है लगभग 39-40% के लगभग जो है वो पेंशन और सैलरी में चला जाता है। एक लगभग 2000 रुपए की एक कमिटेड लायबिलिटी मतलब देनदारी जो है वो कर्मचारियों और पेंशन की जो है हर महीने की आती है 2000 करोड़। और ऐसी सूरत में जब आज महीने की 4थी तारीख हो गई लेकिन उसके बावजूद भी सैलरी कर्मचारियों को मिली नहीं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली, ये स्थिति अगर हम देखें तो सचमुच में प्रदेश की स्थिति आर्थिक रूप से अब बहुत खराब दौर में से गुजर रही है। और ऐसी सूरत में सरकार के पास बहुत कम साधन है, कुछ माध्यम हैं जिसके माध्यम से प्रदेश को बाहर निकाला जा सकता है। और हम इस बात को भी देख रहे हैं कि हमको संतुलन बनाना पड़ेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, सीमेंट की कीमतें बढ़ा रहे हैं, राशन की कीमतें बढ़ा रहे हैं और सारी चीजों में जो इंक्रीज कर रहे हैं, बसों का किराया बढ़ा रहे हैं और टैक्सेस सारी चीजों पे लगा रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि एक पार्ट ये भी देखना चाहिए कि गरीब लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। बिल्कुल ऐसी स्थिति ना हो कि गरीब आदमी का जीना ही मुश्किल हो जाए, इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और दूसरी बात मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो कदम उठाने की आवश्यकता है वो एरियाज हमको आइडेंटिफाई करने चाहिए जहां हम रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कदम उठा सकते हैं और फिजूल खर्ची को रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं, उस दिशा में जाने की आवश्यकता है। लेकिन ये हकीकत है कि आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से बहुत कठिन परिस्थिति है और हिमाचल जो है वो बिल्कुल संकट में है आज के इस दौर में। मुख्यमंत्री कहते हैं कि पहले तो कहा फाइनेंशियल क्रंच है, बाद में कहा फाइनेंशियल क्रंच नहीं है, एक फाइनेंशियल प्रूडेंस का प्रयास है। ये देखिए, इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं। जिन शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जी सुबह कुछ बोलते शाम को कुछ बोलते, सुबह बोलते हैं कि आर्थिक रूप से हम बड़े संकट में हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि हम संकट में नहीं हैं, आर्थिक रूप से कोई संकट नहीं है हिमाचल प्रदेश में, हम 2027 तक हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे।
तो ये सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं है। उनको अब पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना छोड़ना चाहिए। व्यवहारिक जो स्थिति है प्रदेश की, उसको लोगों के सामने भी रखना चाहिए, उस पर स्पष्ट होना चाहिए कि ये स्थिति है, इस स्थिति में हम ये करने वाले हैं। फाइनली वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट पे भी चर्चा होनी चाहिए, जो आपके दौरान हुई है। अच्छा, हमारे दौरान देखिए, ये तरीका ठीक नहीं है मुख्यमंत्री का। दोष पीछे की सरकार को देना, दोष केंद्र की सरकार को देना। मुख्यमंत्री आप हैं, आज जिम्मेवारी आपकी है, आप जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। ये बार बार हर बात को लेकर के बहाना निकाल करके, बहाना बना करके रास्ता निकालने की कोशिश करना, ये अब प्रदेश की जनता आपको जो है वो ना सुनने के लिए तैयार है, ना मानने के लिए तैयार है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप जिम्मेदार हैं, आपकी जिम्मेवारी है प्रदेश के कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिले, पेंशनर को पेंशन मिले, प्रदेश में विकास हो, और प्रदेश में विकास होने के साथ साथ में गरीब लोगों के ऊपर यह टैक्स का बोझ कम हो। थैंक यू। 2005 के पहले किसी साल का डाटा पहले वो डिक्लेयर करें, उसके बाद इधर का डाटा तैयार करें। इधर तो कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन उधर तो कार्रवाई नहीं होती थी। एक अन्य मार्ग में समझौता होता था। तो 2005 के पहले या जब भी उनकी सरकारें थी, उस समय का डाटा वो अगर पेश करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, कंपैरेटिव स्टडी हो जाती तो अच्छा रहता। अच्छा, बंगाल सरकार ने रेप के खिलाफ एक बिल पास किया, क्या लगता है ये पहले हो जाना चाहिए? वो दिखावा किया है, उसको तो डिजाइन कर देना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, महिला है, महिला के साथ दुराचार हुआ है, अब वो भी मानती है कि गलती हुई है। केस ये जो कानून पास हुआ है, कानून में आजीवन सजा की बात आई है। मैं समझता हूँ इस प्रकार के रेप के कांड में और मर्डर कांड में हत्या ही होनी चाहिए, मतलब कि फांसी होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो वो कानून कुछ कम करके दिखलाया गया है क्रिमिनलों को बचाने के लिए। 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर को कहाँ देखते हैं? प्रशांत किशोर अभी हवा में हैं, देखिए कहाँ जाते हैं। वुमेन हरासमेंट में लीड करता है। देखिए, अखिलेश यादव जी पश्चिम बंगाल के लिए क्लीन चिट दे रहे हैं सरकार को, तो मैं कहूँगा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आपराधिक कृत्य हो रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और मैं कहूँगा जूनियर डॉक्टर के साथ में जिस तरह से जो घटना हुई है, पूरा देश दुखी है। और मुझे लगता है कि वो डॉक्टर ही नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों ने जो देखा है, सबके मन में वेदना है। लेकिन अखिलेश यादव हैं कि उस घटना को भी गंभीरता से नहीं लेते। तब मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट भी सीधा इनको फटकार लगाने का काम करता है। और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ऐसी सरकार के विरोध में, जहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की चीज़ न हो, पश्चिम बंगाल के खिलाफ पूरी तरह से खड़े हैं। और अभी पश्चिम बंगाल में एक दिन का बंद का आह्वान भी भाजपा ने किया था। उसमें जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार ने हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाने का काम किया है, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ने का काम किया है, तरह तरह से यातनाएं देने का काम किया है। न जाने कितने भाजपा कार्यकर्ताओं की इस सरकार ने हत्या करवाने का काम किया है, जहाँ पर पश्चिम बंगाल में कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। अगर उनको कानून व्यवस्था देखनी है, उत्तर प्रदेश में देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं, लॉ एंड ऑर्डर अगर कहीं भी है तो उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि देखना चाहिए पश्चिम बंगाल की सरकार को। गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हिज मैजेस्टी और पूरे शाही परिवार का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है, लेकिन यहां मिले अपनेपन ने मुझे दोनों देशों के सदियों पुराने संबंधों का एहसास हर पल हम अनुभव कर रहे हैं। योर मैजेस्टी, इस साल ब्रुनेई की आजादी की 40वीं वर्षगांठ है। आपके नेतृत्व में ब्रुनेई ने परंपरा और निरंतरता के लिए एक महत्वपूर्ण संगम के साथ प्रगति की है। ब्रुनेई के लिए आपका वावासन 2035 विजन सराहनीय है।
140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बात यह है कि रेप के जितने भी केस होते हैं वो आर्ग्यू के लिए नहीं होते हैं, पक्ष विपक्ष के लिए नहीं होते हैं, वो सब पूरे सर्व समाज और पूरे देश के लिए होते हैं। हमारी बेटियों की असमत लूटी जा रही है और देश की राष्ट्रपति ने इस पर चिंता जाहिर की। इसका मतलब नया भारत है नरेंद्र मोदी जी का। जहां तक प्रश्न है बिल का, जरूर प्रशासन ने, शासन ने, सरकार ने नए ऐसे आयाम करना चाहिए जिससे बहनों की असमत रुके, इस तरह की घटनाएं रुके। मैं मानता हूं इसमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ये सामूहिक सार्वजनिक एक प्रयास ही हो सकता है और उसको लेकर सबको एकजुट रहना चाहिए। अच्छा है, स्वागत योग्य है। सर, लेकिन उनका कहना है कि ममता बनर्जी काफी इनसेंसिटिव बन गई है और मध्य प्रदेश पहली स्टेट थी जब 2017 में ये कानून लाया गया था और अभी तक 42 लोगों को डेथ सेंटेंस मिल चुका है। ये अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है एक्चुअल केस से। शिवराज सिंह चौहान और झूठ एक दूसरे के पर्याय है हमेशा। जरूर ये 17 में कानून आया था और उसके बाद भी 17 रेप हर दिन होते हैं मध्य प्रदेश में, ये जरूर आया था। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर आदिवासी और दलितों पे रेप के केस होते हैं तो देश में नंबर 1 है हम। ये शिवराज सिंह चौहान साहब ये नहीं बता पाते हैं कि जिस तरीके से महिलाओं पर अपराध, अत्याचार, अनाचार, मारपीट, उनकी सार्वजनिक पिटाई, सार्वजनिक रेप, ये भी मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा होते हैं। जरा आंकड़े उठा ले अपनी सरकार के जिसमें वो मंत्री है और फिर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अपनी बात करके कह के केवल बीजेपी का और अपना खुद का गुणगान करके ये उस अपराध से नहीं बच सकते जिसमें बहनों को 3,000 रुपए का वादा करके आए थे, दे रहे हैं 1200। वोट लेके सरकार बना के आ गए किसानों की और उनको कहा था आपको 3100 और 2700 का दाम देंगे और अब उनको मिल रहा है उनकी खेती लाभ का धंधा बनाएंगे, सब घाटे में। तो झूठ और शिवराज एक दूसरे के पर्याय है। तो आप देखिए कहाँ घटना हुई है। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है और इस पे सरकार जो है कहीं कोई संज्ञान नहीं लेती, कोई पूछने वाला भी नहीं। जो पीड़ित परिवार के लोग हैं कोई जाता भी नहीं है। तो हम तो लगातार इन बातों को उठाते हैं। कई घटना स्थलों पर हम खुद स्वयं गए हैं, अधिकारियों से भी बात किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। तो हम तो शुरू दिन से कहते रहे कि इन लोगों से जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि 2005 के पहले सीएम आवास से आरक्षण दिया जाता था अपराधियों को। बेकार की बात है, कहानी है, क्या है, सबूत क्या है? ये सब खाली इधर का उधर, इधर का। अरे तुम लोग सत्ता में बैठे हो, तुम लोग कोरोना ने आए हैं, क्यों नहीं आप जो है बिहार में अपराधियों को पकड़ने का काम करता है? अभी कहाँ बैठे हुए अपराधी? कई ऐसे ऐसे अपराधी हैं कि भाजपा नेता या इनके साथ बैठे हुए लोग हैं। कई बार तो हम लोगों ने फोटो भी सार्वजनिक किया है। ये बालिका गृह वाले कौन थे भाई? सृजन घोटाले वाले कौन लोग थे? किनके साथ बैठ के मौज मस्ती करते थे? क्या होता था? कितने अपराधी जो है सीएम हाउस में बैठे, जिसका तस्वीर हमने जारी किया था। तो ये सब बेकार की बातें हैं और उनको कुछ बोलने को है क्या? खैर जो भी बात है, लेकिन जो वर्तमान जो स्थिति है भयावह हो चुकी है। बैठक है हम लोगों का। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। स्टेट को बांटकर 2 स्टेट बनाए गए। तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को
जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। आपका है, आने वाला समय इसके लिए आपकी आराधना करेगा। अगर आप इन बच्चों को इस अभियान के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं, एक एक पैरामीटर को आप लागू कर रहे हैं, तो इसका लक्ष्य पूरा हो जाता है। हमारा प्रयास होना चाहिए आंगनवाड़ी केंद्र, बाल वाटिका भी बने और वहां पर हम लोग एक किचन गार्डन की भी व्यवस्था करें। व्यवस्था हो, हमें उस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। हम उस अभियान के साथ जुड़ें, एक मॉडल बना के देखें। और मैं तो विभाग से कहूंगा कि स्वस्थ बच्चों की 1 से लेकर यानी 3 से लेकर 5 वर्ष के 1 से 3 के बीच में और 3 से 5 के बीच में हर ब्लॉक स्तर पर स्वस्थ बच्चा प्रतिस्पर्धा भी होना चाहिए। कौन बच्चा स्वस्थ है, स्वास्थ्य के मानक क्या हो सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग के साथ बातचीत करते हुए, और फिर उसकी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। जहां स्वस्थ बच्चे हो, जिस परिवार में हो, उस परिवार की माता को भी और उससे जुड़ी हुई आंगनबाड़ी को भी सम्मान दीजिए। आप अलग से उसको इंसेंटिव दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, प्रोत्साहन करिए। साल में 2 बार इस कार्यक्रम को करिए, या नहीं तो इस जो प्रधानमंत्री जी ने सितंबर मास को पोषण मास के रूप में, राष्ट्रीय पोषण मास के रूप में आगे बढ़ाया है, इसी मास में इस प्रतियोगिता को करवा करके उन्हें सम्मानित करने का काम करना चाहिए। ये बड़ा अभियान होगा, इस अभियान को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और उन सभी पैरामीटर को हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें और लक्ष्य निर्धारित करें, कितने कुपोषित बच्चे एक एक को, और फिर उन तक हमारी पहुंच बराबर हो, उन तक हम पहुंच सकें, उन कार्यक्रमों के साथ हम जुड़ सकें। अगर एक कार्यक्रम होगा तो राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्यक्रम होगा। उस विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के इस पवित्र अभियान के साथ जुड़े हुए इन मासूम बच्चों को, जो कुपोषित हैं, जो माताएं कुपोषित हैं, जो किशोरी कन्याएं एनीमिया से प्रभावित हैं, उन सभी को हमें स्वस्थ बनाना है। तभी एक समृद्ध भारत की संकल्पना साकार होगी और 2047 में विकसित भारत का सपना साकार होगा। और विकसित भारत का सपना साकार होने का मतलब हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर चेहरे पर खुशहाली होगी। देखिए, क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, क्राइम पर कार्रवाई कितनी हुई उसको भी तो बताना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए कि कितने पर कार्रवाई हुई
और कितने पर कार्रवाई नहीं हुई ये भी बताना चाहिए। और आज विधायकों के साथ बैठक किए हैं, पार्टी के प्रमुख लोगों के साथ, तो थोड़ा स्पष्ट घोषणा तो कर देते कि हम किसी अपराधी विधायक को टिकट नहीं देंगे, किसी उग्रवादी को सदन में अब जाने नहीं देंगे, किसी भ्रष्टाचारी को हम पोषित नहीं करेंगे। अरे दुर्भाग्य है इस राजनीति का कि बिहार के अंदर राजद जैसे अराजकता, जंगल राज के पोषक, अपराधी, भ्रष्टाचारी को संरक्षित करने वाला पार्टी नेता विपक्ष में है, बीच बीच में सत्ता में घुस जाते हैं और अपराधी भ्रष्टाचारी को पोषित कर देते हैं। दिल साफ है, नीयत साफ है तो घोषणा करना चाहिए। आप घोषणा करिएगा, सत्ताधारी दल तो पहले से ही घोषित कर रहा है कि किसी अपराधी को टिकट नहीं देंगे, किसी भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे। बिहार के अंदर शांति लाना सरकार की भी जिम्मेवारी है, तो सरकार के अंग प्रतिपक्ष हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है। सभी को नमस्ते। काफ़ी प्राउड फील हो रहा है, बैक टू बैक गोल्ड मेडल सेकंड टाइम और विद पैरालंपिक रिकॉर्ड। ये मेरे लिए एक आइस ऑन अ केक की तरह है। काफ़ी अच्छा लगा कंट्री को इतना अच्छे कंपटीशन में रिप्रेजेंट करके और देश को गोल्ड मेडल दिला के। आप सुनने में आया है कि आप कंपटीशन से एक रात पहले थोड़े बेचैन थे, बाहर घूम रहे थे, तो आपके दोस्त और अब जो प्रेसिडेंट हैं पीसीआई के देवेंद्र झाझड़िया, जिन्होंने बोला सुमित क्या कर रहे हो, कैमरे की नजर में हो, तो क्यों नहीं रहे हो? ये कहानी बताएं, हुआ क्या था उस रात? घूम नहीं रहे थे, हम खाना खा के आए थे जस्ट, और मेरे को पता था कि नींद नहीं आएगी, तो इसलिए हम बाहर बैठे थे, थोड़ा चिल आउट कर रहे थे, क्योंकि कंपटीशन प्रेशर काफ़ी हाई रहता है उस टाइम पे और बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है कि आपको नींद नहीं आती। वो नॉर्मल है किसी भी एथलीट के लिए, हमें पता है ये नॉर्मल है, तो इसलिए हम ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे थे उस चीज़ का माइंड पे। तब देवेंद्र झाझड़िया भाई साहब ऊपर से देख रहे थे, फिर उन्होंने देखा कि हाँ वो समझ सकते हैं कि कंपटीशन से पहले क्या फील करता है एथलीट, तो वो आए और उन्होंने मोटिवेट किया थोड़ा। काफ़ी अच्छा लगा ये देख कर। यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा अपने परफॉर्मेंस के बारे में। उस दिन बताइए, उस दिन क्या परफॉर्मेंस, आपने जो एक्सपेक्ट किया आपने वही डिलीवर किया कि गोल्ड तो आया, लेकिन खिलाड़ी बोलता रहे कि मैं और अच्छा कर सकता था, तो आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहें? देखिए, बैटर का स्कोप हमेशा रहता है, फॉर श्योर हम बेटर कर सकते थे, बट दिन के ऊपर डिपेंड होता है। और काफ़ी अच्छा रहा कंपटीशन, गोल्ड मेडल आया, पैरालंपिक रिकॉर्ड हुए 2 बार हुए और 4 थ्रो सिल्वर मेडल से ऊपर निकली 6 में से, तो काफ़ी अच्छा लगा इतना अच्छा compete करके। और जिस तरह का क्राउड सपोर्ट था, हाँ थोड़ा बेहतर कर सकते थे। हम एम कर रहे थे 73, 74, 75 तक भी एम कर रहे थे कि हाँ अच्छा दिन हुआ तो 75 मीटर के आसपास भी निकल सकती है, क्योंकि जिस तरह की ट्रेनिंग हमने ग्राउंड पे की थी थोड़ा और बेहतर की उम्मीद कर रहे थे। बट हम खुश हैं, मेरी पूरी टीम खुश है कि हाँ गोल्ड मेडल के साथ वापस जा रहे हैं। एक चीज बड़ा फेमस हो रखा है, पीएम का बात कर रहे हैं मेडलिस्ट लोग से, और ये इंडिया में एक ट्रेंड बन गया। दूसरे खिलाड़ी पूछते हैं, कह रहे यार तुम्हारा पीएम बात नहीं है, तुम्हारा प्रेसिडेंट बात नहीं है, हमारा पीएम तो बात करता है, भारतीय खिलाड़ी ऐसा बोलते हैं, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल सर, ये बहुत मोटिवेट करता है। जैसे कल मेरी पीएम ऑनरेबल पीएम साहब से बात हुई थी, तो मैंने उनको भी बोला कि सर जैसे आप बात करते हो तो मतलब काफ़ी मोटिवेट करती है किसी भी खिलाड़ी को, क्योंकि हम भी यही सोचते हैं कि अभी नेक्स्ट में और अच्छा करना है कि पीएम सर दोबारा से बात करेंगे और देश के प्रधानमंत्री से बात करना है, इट्स एन ऑनर टू अस। और मैं थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट का और ऑनरेबल पीएम सर का कि इतना साथ दे रहे हैं वो एथलीट्स का। और यहाँ पर आप इस मेडल के बाद जब आप पोडियम पे राष्ट्रीय गान बजा, उसको अपने शब्दों में बयान। देखिए, किसी भी एथलीट का सबसे बड़ा सपना होता है कि वो ओलंपिक या पैरालंपिक की स्टेज पे अपना राष्ट्रीय गान वहाँ पे बजवाए, और मेरा सेकंड टाइम था, सेकंड पैरालंपिक्स, और दोनों बार मैं उस चीज़ में कामयाब रहा। तो मेरे लिए ये एक ही सपना मैंने 2 बार जिया है, और वो एक अलग फीलिंग होती है कि मतलब उस टाइम पे आपको कुछ भी वो नहीं होता, बस आप नम होते हो और मतलब आपको ये लगता है कि आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो, बस वही फीलिंग होती है। बेस्ट फीलिंग है वो वर्ल्ड की। मेरे को लगता है कि उससे बेस्ट फीलिंग हो सकती है स्पोर्ट्स कैरियर में। मेडल किसको डेडिकेट? मेडल सभी को डेडिकेट करना चाहूँगा मैं, पूरी जनता, देश की जनता को, माई फैमिली, माई सपोर्टर्स, पूरा कंट्री जिन्होंने मेरे से एक्सपेक्ट किया और
मेरे को इंस्पायर किया, मेरे को मोटिवेट किया टाइम टू टाइम। सभी को मोटिवेट करना चाहूँगा मैं। कितना महत्वपूर्ण है एंटी डिफेक्शन लॉ को कर्व करने के लिए ये क्या कानून लाया गया? देखिए, 10th शेड्यूल में जो कहा गया है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए हम ये कानून लेकर आए हैं कि स्पीकर महोदय द्वारा किसी विधायक को एंटी डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो उसको जो सुविधाएं मिलती है उन सुविधाओं को बंद करने से संबंधित ये कानून को पास किया गया है। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति ऐसा करते हैं, इस प्रकार की करप्ट प्रैक्टिस करके अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाना चाहते हैं, इस प्रकार की लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये बिल लाना बहुत जरूरी था, जिसे आज वॉइस वोट से हमारी विधानसभा ने स्वीकार किया है। ऑपोजिशन कह रहा है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए था।